एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स इन ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें आज हम सरोजिनी नायडू जी को कवर करने वाले हैं। जिसमें आज हम उनकी बायोग्राफी, उनके द्वारा लिखे हुए मेजर वर्क्स और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एंड में हम इनके द्वारा जीते हुए अवार्ड एंड ऑनर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैंने पिछले वीडियोस में 3 राइटर्स को कवर कर दिया है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी और साथ ही साथ R.K. नारायण और मुल्कराज आनंद जी को मैं पहले ही कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अब चलिए जल्दी से हम इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बायोग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है वो 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है, डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 में लखनऊ में हुई थी, जब ये गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंसेस की। मतलब कि ये उत्तर प्रदेश की जब गवर्नर थी तो इनकी जो गवर्नमेंट हाउस है ना, उसी में इनकी डेथ हो जाती है। इनका पूरा नाम सरोजिनी नायडू ही है। देखिए, पहले इनका नाम जो है ना सरोजिनी चट्टोपाध्याय था, बट मैरिज के बाद जो इनके हस्बैंड का सरनेम है वो इनका सरनेम बन गया, इसलिए इनका नाम सरोजिनी नायडू पड़ गया। फिर इसके बाद सरोजिनी नायडू जी को जो है ना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टाइटल जो है ना वो उन्हें महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसका रीज़न था कि ये जो पोइट्री लिखती थी वो काफ़ी लिरिकल और म्यूजिकल नेचर की होती थी। इस वजह से महात्मा गांधी जी ने इन्हें, मतलब कि सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा है, जिसे कि हम भारतीय कोकिला भी कहते हैं हिंदी में। देन नेक्स्ट पॉइंट है फेमस फॉर राइटिंग म्यूजिकल पोएम ऑन इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम मूवमेंट। देखिए क्या है कि सरोजिनी नायडू जी ना काफ़ी फेमस पोइट्री किया करती थी, जो कि हमारे इंडिया के कल्चर से जुड़ी होती थी, हमारे इंडिया की संस्कृति से जुड़ी होती थी। उनकी पोइट्रीज़ में आपको ज़्यादातर जो है ऐसी पोएम्स देखने के लिए मिलेंगी जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, साथ ही साथ हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे जुड़ी होती हैं। इसीलिए उनकी सबसे ज़्यादा फेमस पोएम्स एंड जो भी उनकी पोइट्री वगैरह हैं और कहानियाँ वगैरह हैं, शॉर्ट स्टोरी वगैरह, वो सभी चीज़ें जो हैं वो इंडियन कल्चर और फ्रीडम मूवमेंट पर बेस्ड हैं। वो उनकी सबसे मोस्ट फेमस वंस हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, मतलब कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट है गिव कलर एंड म्यूजिक टू इंडियन इंग्लिश पोएट्री। मतलब कि क्या है कि सरोजिनी नायडू जी ने क्या किया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको क्या किया है, विदेश में आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट किया है, या फिर उसको एक कलर प्रेजेंट किया है, एक म्यूज़िक उनको दिया है। किसको? हमारे इंडियन कल्चर को। या फिर हम कह सकते हैं कि जो वो पोएम्स लिखा करती थी वो सिर्फ शब्द नहीं होते थे, वो एक प्रकार का गाना हुआ करता था। मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करते हैं कि लगता है कि कोई गीत बज रहा है। इस प्रकार के उनके जो है पोएम्स हुआ करती थी, जिसे वो अपनी इंग्लिश भाषा में लिखा करती थी। मतलब इंग्लिश पोएट्रीज जो भी वो लिखती थी वो ऐसी ही हुआ करती थी, जो कि हमारे कल्चर और हेरिटेज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करती थी और एक म्यूज़िकल फॉर्म में हुआ करती थी, जो कि थोड़ा एक रिलैक्सिंग और आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रोट अबाउट इंडियन फेस्टिवल, बाजार, नेचर एंड वुमेन। और साथ ही साथ देखिए सरोजिनी नायडू जी ने क्या किया है कि अपने सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो इंडिया रखा है। मतलब उन्होंने इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने पूरे इंडिया के जो आम जीवन है उसको अपनी पोइट्री में दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि जो हमारे त्यौहार होते हैं, बंजारे होते हैं, हमारी प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसको अपनी पोएम्स में दर्शाने की पूरी पूरी कोशिश की है। हमारी जो इंडियन वुमेन्स होती हैं उनकी जो ब्यूटी होती है उसको अपनी पोएम्स में दर्शाने की कोशिश की है। आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो हमारा कल्चर, हेरिटेज और हमारी जो दुनिया है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको अपनी पोएम्स में दर्शाने की कोशिश की है सरोजिनी नायडू जी ने। देन नेक्स्ट पॉइंट इज शोड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू वेस्ट। देखिए जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनी पोएम्स में दर्शाने की कोशिश की है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो वेस्टर्न कल्चर को जो है ये दिखाना चाहती हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति भी जो है बहुत ही ज़्यादा रिच है और साथ ही साथ डायनेमिक भी है। वो ये दिखाना चाहती हैं वेस्टर्न दुनिया को कि इंडिया जो है वो वैसा नहीं है जैसे इंग्लिश लोग उसे समझते हैं। हमारा देश बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डायनेमिक भी है।
इसीलिए सरोजनी नायडू जी ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर जो है बाहर की जो दुनिया है, जो बाहर के देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्हें हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि हम बता सकें कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो कितनी ज़्यादा इन्हेंस्ड हैं और कितनी ज़्यादा रिच होती हैं। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, यूज सिंपल लिरिकल एंड मेलोडियस इंग्लिश। इधर पर क्या है, एक सिंपल सी शब्द, मतलब एक सिंपल सी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। उसमें बोला गया है कि उनके लिखने का तरीका ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल वर्ड यूज़ कर रही हैं जो कि समझना आसान नहीं होता था। वो जो भाषा इस्तेमाल करती थी वो काफ़ी सिंपल इंग्लिश होती थी, लेकिन सिंपल इस फॉर्म में होती थी कि वो अच्छे ढंग से, आप कह सकते हैं सिंपल होती थी कि सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ जो है वो कनेक्ट कर रहा है, एक मेलोडियस साउंड सा क्रिएट हो रहा है, एक धुन सी लगती है सुनने में, जो कि पढ़ने वाले को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि टाइप की प्रदान करती है। तो उनकी जो जितनी भी पोएम्स हैं वो इसी प्रकार की हुआ करती थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिकम अ लिंक बिटवीन इंडियन पोएट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और साथ ही साथ उन्होंने ना एक ब्रिज की तरह काम किया है, मतलब उनकी जो पोएम्स हैं और जो भी उनकी राइटिंग्स हैं, उन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया है, जो कि इंडियन पोएट्री और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में रहा है। मतलब कि क्या है कि उनके टॉपिक्स एकदम क्या है, इंडियन हुआ करते थे, मतलब जो भी चीज़ वो लिख रही हैं वो भारत पर बेस्ड होता था, हमारी संस्कृति को दर्शाता था, हमारे लोगों को दिखाता था। तो ये क्या होता था कि उन्होंने मीडियम क्या चूज़ किया है, इंग्लिश चूज़ किया है, और दर्शा क्या रही हैं वो, इंडिया को दर्शा रही हैं। तो इससे क्या होता है कि फॉरेन लैंग्वेज जब हमारे कल्चर को दिखाती है तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लोग जो है उसको देख पाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन पोएट्री को कनेक्ट किया है अपनी पोएम्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोग हमारी चीज़ों को समझ पाते हैं। देखिए जैसे कोई लैंग्वेज है, अगर उसको ज़्यादा लोग नहीं समझ सकते, बट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमनली यूज़ होती है, तो वो चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, इंस्टेड ऑफ वो जो हम अपनी एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज को समझने वाले लोग उस चीज़ को समझेंगे। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इनके मेजर वर्क्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी पोएट्री कलेक्शंस को देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द सेकेंड इज़ द बर्ड ऑफ टाइम, थर्ड इज़ ब्रोकन विंग एंड द फोर्थ वन इज़ इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। ये इनकी मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शंस हैं। देन इनके अदर मेजर वर्क्स हैं प्रोज एंड स्पीचेस, जिसमें कि सबसे पहला है स्पीचेस एंड राइटिंग्स। स्पीचेस एंड राइटिंग्स जो है वो एक कलेक्शन ऑफ मतलब राइटिंग्स हैं, जिसमें कि सरोजनी नायडू जी के द्वारा जो स्पीचेस दी गई हैं और जो राइटिंग्स उन्होंने लिखी हैं, उन चीज़ों का एक कलेक्शन टाइप का है, वो सरोजनी नायडू जी के बारे में है और उन्होंने ही उसको लिखा हुआ है। देन इसके बाद है द फेदर ऑफ द डॉन। इसमें क्या है, ये एक प्रोज है जो कि पब्लिश किया गया था सरोजनी नायडू जी की डेथ के बाद। मतलब ये उनकी डॉटर पब्लिश करती हैं, उन्होंने पहले लिखा होगा, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनकी डॉटर ने इसको पब्लिश कराया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोज एंड स्पीचेस में से आता है, ये एक प्रोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है अवार्ड एंड ऑनर्स, जो कि सरोजनी नायडू जी द्वारा जीते गए थे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए ये एक ऑनर है कि जो हमारे जो सरोजनी नायडू जी हैं वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। देन सेकेंड पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925। और सरोजनी नायडू जी जो हैं वो प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। और साथ ही साथ इन्हें केसरीय हिंद मेडल जो है वो ब्रिटिश द्वारा दिया गया था, और साथ ही साथ इन्होंने इसे वापस भी कर दिया था बाद में ड्यू टू सम रीजंस। हाँ, तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्यों रिटर्न कर दिया था। क्या है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था ना, तो उस समय में एक प्लेग एपिडेमिक जो है
प्लेग एपिडेमिक आप कह सकते हैं, एक बीमारी टाइप की फैली थी, जैसे कोविड था ना पहले अभी, तो उसी प्रकार की बीमारी एक फैली हुई थी। तो उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत हेल्प करी थी लोगों की। तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इससे सम्मानित किया था, केसरिए हिंद से। बट जलियांवाला ट्रेजिडी होने के बाद, मैसेकेयर होने के बाद, उन्होंने अपना जो है ये जो मेडल उनको दिया गया था, इसको रिटर्न कर दिया था विरोध में। जैसे कि आप एक और राइटर है ना, उन्होंने भी कर दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कर दिया था और इन्होंने भी कर दिया था। जैसे कि आप जाएंगे वीडियो में तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स हैं जो कि सरोजिनी नायडू जी के हैं। और फिर बस लास्ट में हम एक कंक्लूडिंग पैरा पढ़ लेते हैं, जो कि 2 लाइन का ही है बस। सो सरोजिनी नायडू गेव द म्यूजिक, कलर एंड फ्रेग्रेंस टू इंडियन टू इंग्लिश ऑफ इंडिया टू इंग्लिश पोएट्री। आई एम सो सॉरी, हाँ फिर लाइन पढ़ देती हूँ। सरोजिनी नायडू गेव द म्यूजिक, कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया टू इंग्लिश पोएट्री। तो इन 2 लाइनों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। अब मैं उसे आपको जल्दी से समझा देती हूँ। सरोजिनी नायडू जो है ना, वो इंग्लिश भाषा में लिखते हुए भी उसमें इंडिया को जो है असली ढंग से दिखाती हैं। मतलब कि क्या है कि वो इंडियन कल्चर को बेहतर ढंग से उसमें पेश कर रही हैं। कैसे? वो भाषा दूसरी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उसमें हमारा जो एसेंस है, हम जो लोग हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको दिखाती हैं, हमारे कलर्स को दिखाती हैं, हमारी म्यूज़िक को दिखाती हैं, हमारी जो मिट्टी है उसकी महक को दिखाती हैं। और ये उनकी जो है पोएट्रीज़ में आपको देखने के लिए भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप महसूस भी कर पाएंगे। इसीलिए सरोजिनी नायडू को जो है इतने बड़े टाइटल से भी सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है सराहा जाता है उनकी पोएट्रीज़ के लिए। तो यही था हमारा कंप्लीट टॉपिक जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना था। मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, या फिर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ सही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं फिर रिप्लाई करूँगी, आपका जो है डाउट क्लियर कर दूँगी। So at the end, I just wanted to say that if you like the video, please like, share and subscribe to our channel BU Study Point। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो thank you so much for watching the video। So I hope you all like the video। If yes, so please like, share and subscribe to our channel BU Study Point। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल BU स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, पिछली वीडियोस भी अपलोडेड हैं, मीन्स जो राइटर्स हैं पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, वो अपलोडेड हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा राइटर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन पर बेस्ड भी एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन चीज़ों को समझिए, पढ़िए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना स्टडी सेशन जारी रखिए, और नोट्स वगैरह भी आप बना लीजिएगा। देखिए क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो आपको स्ट्रेट चीज़ें याद होंगी, तो आप आंसर बनाना आसान होता है। देखिए अब आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको क्या है कि मेन चीज़ पता हो तो फिर आगे पीछे का आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दैट्स वाई मैंने मेजर पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो बस अब वीडियो को ना लंबा करते हुए हम जल्दी से इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एट द एंड मैं बस आपसे यही कहूँगी कि हमारे चैनल BU स्टडी पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।